हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अकाउंटिंग रेशियो के जितने भी फॉर्मूले हैं उसको डिस्कस करूंगा। इस वीडियो का अंत तक ज़रूर बने रहें। इस वीडियो से आपका जितना भी फॉर्मूला है वो क्लियर हो जाएगा। आइए हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, रेशियो जो है आपके बुक में वो 4 टाइप्स हैं रेशियो के। फर्स्ट लिक्विडिटी रेशियो, फर्स्ट है लिक्विडिटी रेशियो। सेकंड है सॉल्वेंसी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो। थर्ड है आपका एक्टिविटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो। और फोर्थ है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है, अब इन रेशियो के पार्ट्स को समझने से पहले मैं आपके साथ एक डमी बैलेंस शीट बनाता हूँ। ठीक है, उसके थ्रू हम समझेंगे। देखिए, ये बैलेंस शीट है। यहाँ पे आता है इसका इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, उसके बाद आता है रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म डेब्ट। और इसके बाद आता है करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब एसेट साइड में आते हैं। इधर लायबिलिटीज होता है और इधर होता है एसेट्स। ठीक है, ये डमी बैलेंस शीट है, मैं ऐसे ही रफ में बना रहा हूँ, आप लोग भी देख लीजिए इसको। यहाँ पे आता है फिक्स्ड एसेट्स, यहाँ पे आता है करंट लायबिलिटीज, और यहाँ पे अगर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस डेबिट बैलेंस दिया रहता है तो यहाँ पे हम ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मिसलेनियस एक्सपेंस। और ये तो पता ही होगा, दोनों साइड का जो जोड़ होता है वो इक्वल होता है यहाँ पे, दोनों साइड का। ठीक है, अब देखिए, अब हम चलते हैं इसका ये बनाते हैं। जैसे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी होता है। ठीक है, ईबीआईटी, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे EBIDT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डिविडेंड एंड टैक्स। ठीक है, अब इसमें से हम अगर लेस कर देते हैं इंटरेस्ट, चूँकि इंटरेस्ट टैक्स सेविंग में आता है, टैक्स सेव होता है इंटरेस्ट से, तो हम टैक्स से पहले इसको घटाते हैं, इंटरेस्ट यहाँ पे हो जाएगा। अब ईबीआईटी में से अगर हम इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो ये हमारा आता है ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया। अब इसमें से हम अगर लेस कर देते हैं टैक्स, इनकम टैक्स जो होता है वो अगर माइनस कर दें तो ये हमारा आता है ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये आता है। अगर इसमें से हम माइनस कर देते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, तो ये जो भी बच जाता है हमारे पास वो बच जाता है इक्विटी शेयर के लिए। इसको हम लिख देंगे अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, यहाँ तक हम देख लिए। अब अगर मान लीजिए नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर दिया रहता है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर कि पहले से कितना इक्विटी शेयर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए, इसी से निकल जाता है अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। एक शेयर पर आप कितना कमाते हैं, तो जितना इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बच जाता है वो उसको डिवाइड कर देंगे। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो ये हमारा आ जाता है ईपीएस। अब हम इस बैलेंस शीट से कुछ सपोर्टिव फार्मूला निकालना सीखते हैं। आइए देखिए, जैसे ये इक्विटी शेयर कैपिटल है प्लस ये रिजर्व एंड सरप्लस है। पहले हम निकालते हैं यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, होल्डर्स फंड। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड में क्या सब आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। लिखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, और इसमें से आप माइनस कर दिए ये जो डेबिट बैलेंस है, P&L डेबिट बैलेंस, P&L डेबिट बैलेंस, और उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंस।
ये अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये हमारा आ जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। अब दूसरा निकालना सीखते हैं, शेयर होल्डर्स फंड। इसमें इक्विटी शेयर है तो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स का आया है। यही अगर रहता शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, तो क्या सब आता, ये इक्विटी शेयर कैपिटल ऐसे ही लिखते हैं हम, ये इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। चूँकि यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर मैंने नहीं लिया था, आप यहाँ पे लिख लीजिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। तो क्या सब आएगा शेयर होल्डर्स फंड में, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, माइनस पी एंड एल डेबिट बैलेंस, माइनस मिसलेनियस एक्सपेंस, ठीक है। अब यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए क्या, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। चूँकि आप यहाँ भी कर सकते थे, मैं इसलिए दिया हूँ कि ये सेम रहता है, आपको याद रहे, ठीक है। अब तीसरा निकालते हैं, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है, आपको एग्ज़ाम में काफ़ी देखने को मिलेगा, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब नेक्स्ट आते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। ये जो शेयर होल्डर्स फंड है, इनको हम कई और नाम से भी बुला सकते हैं, जैसे नेटवर्थ, नेटवर्थ, ठीक है, प्रोप्राइटरी फंड, प्रोप्राइटर्स फंड जिसको बोलते हैं, प्रोप्राइटर्स फंड, ठीक है, ये सब नाम से। अब देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर क्या होता है, सेम हम ऐसे ही लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल ये वाला, ठीक है, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस ये वाला, ठीक है, और माइनस पी एंड एल डेबिट बैलेंस, यहाँ पे है पी एंड एल डेबिट बैलेंस, उसके बाद माइनस मिसलेनियस एक्सपेंस, ठीक है, यहाँ पे मिसलेनियस एक्सपेंस है, और उसके बाद प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये देखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पिछले में भी था, इसमें भी है। अब इसमें सिर्फ एक ऐड करा जाता है, ये लॉन्ग टर्म डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट अगर हम ऐड कर देंगे, लॉन्ग टर्म डेब्ट, सॉरी लॉन्ग टर्म डेब्ट, तो ये आ जाएगा हमारा कैपिटल एम्प्लॉय। देखिए ये तीनों फार्मूला में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसमें देखिए क्या था, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस और माइनस पी एन एल डेबिट बैलेंस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंस, ठीक है, ये था इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। अब यहीं आ जाए शेयर होल्डर्स फंड कैसे निकालते हैं या नेटवर्थ कैसे निकालते हैं, तो शेयर होल्डर्स फंड ये इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस पी एन एल डेबिट बैलेंस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंस, उसमें सिर्फ आपको ऐड करना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, इसको हम नेटवर्थ भी बोलते हैं। अब तीसरा है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस पी एंड एल डेबिट बैलेंस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंस। अब ये दोनों ये जो है ये तीनों एग्जाम में कम देखने को मिलता है, तो आप इनको छोड़ भी स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट, ये आ जाएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में देखने को मिलेगा ही, ठीक है, मैं 3-4 बार बोल दिया हूँ कि आपको याद हो जाए। अब हम आते हैं हमारा जो ऊपर में था पहला लिक्विडिटी रेशियो, उसका फॉर्मूला लिखते हैं, लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में दो आता है, एक आता है करंट एसेट्स रेशियो, करंट एसेट्स रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, करंट, यहाँ पे सॉरी करंट लायबिलिटीज मैंने लिख दिया था, सी ए होगा, ठीक है, करंट एसेट्स। ये देखिए करंट एसेट्स बराबर क्या होता है, करंट एसेट्स रेशियो बराबर करंट एसेट्स और डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ये करंट एसेट्स और ये करंट लायबिलिटीज, ये आपको याद ही होगा, ये ज़्यादा हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं। अब देखिए दूसरा आता है इसमें लिक्विड एसेट्स, लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो, इसको हम बोलते हैं एसिड टेस्ट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो भी इसको बोला जाता है। एग्जाम में कई बार नाम बदल के पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा, क्विक रेशियो या क्विक एसेट्स रेशियो, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो क्विक एसेट्स QUIC क्विक एसेट्स और डिवाइड कर देंगे इसको करंट लायबिलिटीज से। देखिए अब आप सोचते होंगे क्विक एसेट्स बराबर क्या होता है, तो करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस,
प्रीपेड एक्सपेंस अगर है, ये करेंट एसेट्स में से ये दोनों माइनस करना है, ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, फिर माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा बच जाएगा करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक और माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ, करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक, स्टॉक को इन्वेंट्री भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, और माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए दूसरा था हमारा सोल्वेंसी रेशियो। सोल्वेंसी रेशियो, इसमें 4 फॉर्मूले दिए गए हैं आपके बुक में। फर्स्ट आता है डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो। ठीक है, नाम से ही क्लियर है, डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। ठीक है, अब देखिए डेब्ट में हम कौन सा लेंगे, तो लॉन्ग टर्म वाला लेंगे, याद रखिएगा लॉन्ग टर्म डेब्ट ही लेंगे। देखिए इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे, और लॉन्ग टर्म डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट, और डिवाइड कर देंगे इसको शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, इक्विटी ऑफ शेयर होल्डर्स फंड, देखिए शेयर होल्डर्स फंड हम पहले ही निकाल चुके हैं, यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड ये है हमारा शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, इसीलिए मैं पहले निकलवा दिया था। अब दूसरे फॉर्मूले पे आते हैं, दूसरा में है इसका एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। डेब्ट रेशियो, यहाँ पे टोटल एसेट्स होगा, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, नाम से ही क्लियर है, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेब्ट। जहाँ पे डेब्ट रहेगा वो वहाँ लॉन्ग टर्म डेब्ट आएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये जो डेब्ट है हमेशा लॉन्ग टर्म डेब्ट होता है। ठीक है, तो दूसरा फॉर्मूला हमारा ये था, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो इज इक्वल टू टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेब्ट। ठीक है, अब थर्ड में आते हैं। देखिए यहाँ पे टोटल एसेट्स निकालना भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। टोटल एसेट्स में क्या सब आएगा, जैसे नॉन करेंट एसेट्स जिसको फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं, नॉन करेंट एसेट्स। ठीक है, और प्लस करेंट एसेट्स भी आ जाएगा, करेंट एसेट्स। ठीक है, और लेकिन करेंट एसेट्स में आप उसमें जो फिक्टिशियस एसेट्स होता है, फिक्टिशियस, वो उसको माइनस कर देंगे, फिक्टिशियस एसेट्स। स्पेलिंग देख लीजिएगा आप लोग अगर गलत हो तो। ठीक है, अब फिक्टिशियस एसेट्स में क्या सब आता है, देखिए मैं लिख देता हूँ इसको। इसमें ये आता है कि अगर आप डिवेंचर दिए हैं किसी को डिस्काउंट पे, तो वो आता है, वो इंक्लूड नहीं करेंगे आप, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, और अगर कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है तो वो भी माइनस कर देंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है तो वो माइनस कर देंगे। ठीक है, अब इसके तीसरे फॉर्मूले पे आते हैं। तीसरा में क्या है, प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो बराबर क्या होता है, तो शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, और डिवाइड कर देंगे इसको टोटल एसेट्स से। ठीक है, टोटल एसेट्स हमने यहाँ पे निकालना सीखा ही था। अब शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड में भी मैंने यहाँ पे सीखा था, देखिए शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, ये इजी है, इस तभी मैंने एक बार ही इसको ख़त्म कर दिया कि आप लोगों को बार बार ये याद ना करना पड़े। ठीक है, अब फोर्थ फॉर्मूले पे आते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बराबर क्या होता है, देखिए ये फॉर्मूला क्यों बनाया जाता है कि अगर मान लीजिए हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक ये जानना चाहती है कि इनका जो इनकम है वो हमारे इंटरेस्ट को कवर करेगा या नहीं। जैसे इतना इनके पास इनकम है भी या नहीं, कि ये जो इंटरेस्ट है हम जो लोन दे रहे हैं लॉन्ग टर्म लोन, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो हमें ये दे पाएंगे या नहीं। ठीक है, इसीलिए तो अब ये अर्निंग पर निकाला जाता है, इनका अर्निंग इतना है या नहीं, वो देखिए अर्निंग मैंने यहाँ पे निकाला था EBIT। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया रहेगा या इसको प्रॉफिट के नाम से भी दिया रहेगा ये। ठीक है,
तो यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बराबर होगा EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। ठीक है, अब ये इसमें इतना ही था सॉल्वेंसी रेशियो। देखिए अब नेक्स्ट नंबर पे जो है वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। देखिए अब नेक्स्ट नंबर पे जो है वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इनके भी कई सारे पार्ट हैं, ऐसे हम एक एक करके प्रत्येक पार्ट को देखेंगे। पहला आता है जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। और हाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नेट सेल्स की जगह पे आपके बुक में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, तो दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, वैसे बुक का ही लिखिएगा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, अब दूसरा में आता है नेट प्रॉफिट रेशियो। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो आप लोग काफ़ी बार पढ़े होंगे, तो ये मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो बराबर क्या होता है, नेट प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। नेट सेल्स यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, नेट सेल्स को ऐसे ही नाम दे सकते हैं आप, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर रिटर्न कितना आया। ठीक है, तो हम इससे पिछले पेज में पढ़े थे, यहाँ पे देखिए ये होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये मतलब रिटर्न अर्निंग्स क्या होता है हमारा, ये EBIT। ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डिविडेंड एंड टैक्स। ठीक है, तो ये आएगा हमारे यहाँ पे EBIT, और इसको डिवाइड कर देंगे हम कैपिटल एम्प्लॉयड से, कैपिटल एम्प्लॉयड से। ठीक है, अब आपका फिर से क्वेश्चन आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, तो यहाँ पे मैंने पहले ही निकाल के दिखाया हुआ था कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, ये तो ये फॉर्मूला को याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, फोर्थ नंबर पे अर्निंग पर शेयर। अगेन ये फिर से हमें आता है अर्निंग पर शेयर, जिसको हम प्यार से EPS भी बोलते हैं, EPS। ठीक है, अर्निंग पर शेयर क्या होता है कि अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, डिवाइड कर देंगे इसको नंबर ऑफ शेयर्स से, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, याद रखिएगा इक्विटी शेयर्स ही होगा, क्योंकि हमने ऊपर लिया है कि इक्विटी शेयर के लिए होल्डर्स के लिए कितना बचा है, तो इक्विटी शेयर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ही होगा। ठीक है, अब अगर आपके क्वेश्चन ये आएगा कि अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कहाँ से आएगा, तो ये भी हमने पहले ही निकाला था यहाँ पे। अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो को सही से देख रहे हैं तो आपको मुझे नहीं लगता फिर से बताने की ज़रूरत है। अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कैसे निकाला था हमने, तो EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से इंटरेस्ट माइनस कर दिया था, तो क्या आया था हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स, उसमें से हम टैक्स माइनस कर देंगे तो अर्निंग आफ्टर टैक्स, उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड को दे देंगे हम, उनका डिविडेंड पे कर देंगे, तो हमारे पास बच जाता है अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अर्निंग अवेलेबल फॉर अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, ये हमारा बच जाता है, उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हमने निकाला भी था इक्विटी EPS अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट में है डिविडेंड पर शेयर। फिफ्थ में देखिए डिविडेंड पर शेयर, एक आता है डिविडेंड पर शेयर बराबर क्या होता है, देखिए टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, हमने जैसे देखिए जी, ये जो अर्निंग्स हमारे पास बच जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, इसमें से हम क्या करते हैं, तो कुछ पार्ट जो होता है इसका वो रिटर्न कर लेते हैं, मतलब अपने पास फर्म अपने पास रख लेती है। ठीक है, रिटर्न कर लेता है, और कुछ को वो डिविडेंड बांट देती हैं, डिविडेंड के फॉर्म में दे देती हैं शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तो ये डिविडेंड जो भी है जो पे कर देती है कंपनी, तो वो यहाँ पे आ जाएगा टोटल डिविडेंड्स। यहाँ पे आप लिख सकते हैं पेड
फॉर या पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये मत लीजिएगा क्योंकि ये जो है प्रेफरेंस डिविडेंड है, ये वाला डिविडेंड नहीं आएगा, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया गया था। अब इसमें जो यहाँ जो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स है, इसमें से जो पार्ट डिविडेंड के रूप में बांटा जाता है वो यहाँ पे आएगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। अब 6th में आता है डिविडेंड पर रेशियो, आपके बुक में दिया हुआ है डिविडेंड पर रेशियो, वो था पर शेयर, मतलब एक शेयर पर कितना डिविडेंड मिला, ठीक है। ये है डिविडेंड पर रेशियो, इसका फॉर्मूला होगा डिविडेंड पेड और प्रपोज्ड। अब प्रपोज्ड क्या होता है, जैसे क्या होता है कि एनुअल जनरल मीटिंग जो होता है AGM, उसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो डिविडेंड प्रपोज कर दिए, मतलब डिक्लेयर कर दिए, लेकिन पे नहीं हुआ है, तो उस टाइम जो आप निकालिएगा वो यहाँ पे आ जाएगा प्रपोज, ठीक है। अब नीचे हो जाएगा EPS अर्निंग पर शेयर, यहाँ पे हमने निकाला था अर्निंग पर शेयर, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा। अब आते हैं 7th पे क्या है, प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो बराबर क्या होता है, MPS मार्केट पर शेयर। ये हमेशा दिया ही होगा, आपको बुक में दिया ही होगा, मतलब क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। और इसको हम डिवाइड कर देंगे EPS से। देखिए ध्यान दीजिए, डिविडेंड पर रेशियो कैसे निकालेंगे, डिविडेंड को अगर EPS से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा डिविडेंड पर रेशियो, डिविडेंड को अगर EPS से डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगा डिविडेंड पर रेशियो। वैसे ही अगर MPS मतलब मार्केट पर शेयर को डिवाइड कर देंगे EPS से, अर्निंग पर शेयर से, तो वो आ जाएगा प्राइस अर्निंग रेशियो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग रेशियो बराबर क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको COGS भी बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे इसको नेट सेल्स से, इंटू 100 होता है, यहाँ पे सॉरी नहीं दिख रहा आप लोगों को, 100 होता है, ठीक है। क्या होता है देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आपके बुक में कुछ इस तरह दिया होगा, जैसे यहाँ पे देखिए नेट सेल्स को क्या लिखता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। नेट सेल्स को अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिखता है तो नेट सेल्स की कॉस्ट को तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। अब देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस बराबर क्या होता है, यहाँ पे पहले देख लीजिए नेट सेल्स है, यहाँ पे नेट सेल्स को हम ये भी लिख सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है ये। अब देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस बराबर क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या सब आ सकता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, जैसे सेलिंग एक्सपेंस होता है, सेलिंग एक्सपेंस, ठीक है, सेलिंग एक्सपेंस, और भी कुछ आ सकता है, तो ऑफिस एक्सपेंस कुछ भी होगा, तो नाम से ही क्लियर, ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है, ऑफिस एक्सपेंस। अब नेक्स्ट पे आते हैं, इसमें क्या है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ध्यान दीजिएगा, बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में जब ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो ऑपरेटिंग रेशियो और दूसरा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बराबर क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, बुक में मतलब क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा कि नेट सेल्स, यहाँ पे नेट सेल्स जो होता है ना, या रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो होता है, मैं लिख ही देता हूँ, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो होता है, ऑपरेशंस, ये एग्जाम में आपको ऐसे नहीं देगा, ठीक है, क्या देगा, रिवेन्यू फ्रॉम जैसे हम इसको निकाल के दिखाता हूँ मैं, नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पे लेंगे हम, नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालेंगे, तो बुक में दिया होगा रिवेन्यू फ्रॉम
ऑपरेशन, लेकिन उस और एक ये भी दिया होगा कि रिवेन्यू रिटर्न ऑन या रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न, ठीक है। तो आप उसमें से माइनस कर दीजिएगा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न, ठीक है। अगर रिटर्न वाला दिया रहे तो आप माइनस कर दीजिएगा, तब हमारा आ जाएगा नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो यहाँ पे आ जाएगा नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स या नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100, ठीक है। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या सब आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या सब आता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें आप ऐड कर दीजिएगा अदर ऑपरेटिंग इनकम, अदर ऑपरेटिंग रेटिंग इनकम, और उसमें से माइनस कर दीजिएगा अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब देखिए अदर ऑपरेटिंग इनकम में क्या सब आता है। अगर मान लीजिए आप बिजनेस करते हैं तो कमीशन आपको मिल गया, ये आ जाएगा अदर प्रॉफिट, सॉरी अदर ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। कमीशन मिल गया। अब मान लीजिए अगर कोई बिजनेस है, जैसे कोई होटल है, ठीक है। होटल के लिए क्या होता है, होटल का काम ही होता है रूम को देना, रेंट पे देना, ठीक है। तो उनके लिए रूम रेंट जो होता है वो ऑपरेटिंग हो जाता है, ठीक है। लेकिन वही रूम किसी जैसे दुकान है, कोई शॉप है जो कुछ सेल और परचेज करता है, तो वो उसके लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है। तो इसमें रेंट आप लिख सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है किस पर, बिजनेस पर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये भी हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए नेक्स्ट है एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो के फिर अलग अलग टाइप्स हैं। अब हम आते हैं फर्स्ट टाइप्स पे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बराबर क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड पहले भी हमने निकालना सीखा था, डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। अब देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आप फिर से लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट में आते हैं, देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में मैंने पहले भी बताया था, फिर भी बता देता हूँ। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। नहीं तो अगर आपको ये अच्छा से समझना है तो एक कॉस्ट सीट नाम से चैप्टर आता है, कॉस्ट सीट, ठीक है। ये मैं आपको फिर से बना के दिखा दूंगा या वीडियो अपलोड कर दूंगा इसका बनाकर, कॉस्ट सीट के बारे में एक चैप्टर ही है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मेरा गलत हो गया था। देखिए यहाँ पे वर्किंग कैपिटल बराबर क्या होता है, वर्किंग कैपिटल रेशियो बराबर वर्किंग कैपिटल रेशियो या टर्नओवर रेशियो, ठीक है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बराबर होता है नेट सेल्स। अब फिर से लिख सकते हैं नेट सेल्स को रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से आप माइनस कर देंगे रिटर्न, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न, ठीक है। नेट सेल्स यहाँ पे हो जाएगा और डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। नेट सेल्स आपको पता ही है या रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब वर्किंग कैपिटल के बारे में जानते हैं। वर्किंग कैपिटल बराबर होता है करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को अगर माइनस कर देंगे आप तो वो आ जाएगा आपका वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अब थर्ड नंबर फॉर्मूले पे आते हैं, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है। डेटर्स टर्नओवर रेशियो बराबर क्या होता है, देखिए डेटर्स कैसे बनता है, हम अगर किसी को क्रेडिट सेल्स करते हैं, मतलब सेल्स करते हैं उधार में, तो वो हमारे लिए डेटर्स बन जाता है, ठीक है। अगर वो हमें पैसा नहीं देता है, मतलब वो हमारे लिए डेटर्स बन जाता है, आप इतना मान के चलिए। तो यहाँ पे आता है नेट सेल्स, हम सेल्स करें तभी डेटर्स बना है, नेट सेल्स, ठीक है। और डिवाइड कर देंगे इसको एवरेज रिसीवेबल,
ठीक है। अब एवरेज रिसीवेबल क्या होता है, देखिए यहाँ पे फिर से आप ये जान सकते हैं, नेट सेल्स को हम लिख सकते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। अब एवरेज रिसीवेबल्स क्या होता है कि एवरेज रिसीवेबल्स बराबर होता है डेटर्स, देखिए यहाँ पे डेटर्स में क्या लिखेंगे, यहाँ पे एवरेज रिसीवेबल्स बराबर क्या होता है, ओपनिंग पहले ले लेंगे, फिर डेटर्स प्लस एक होता है बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। तो डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल को ऐड कर दीजिएगा ओपनिंग में, ऐसे ही फिर क्लोजिंग में, यहाँ पे क्लोजिंग ले लेंगे, फिर से डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने नेट सेल्स लिख दिया, यहाँ पे नेट क्रेडिट सेल्स होगा, सही कर लीजिए इसको। देखिए अब यहाँ पे नेट क्रेडिट सेल्स हम निकालेंगे कैसे, तो नेट क्रेडिट सेल्स बराबर होता है, नेट क्रेडिट सेल्स बराबर क्रेडिट सेल्स, हम जो डेटर्स को माल बेचते हैं उधार में, उसमें से अगर हमारा माल डिफेक्टिव होता है तो वो हमें माइनस भी कर देता है, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न या सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे नेट क्रेडिट सेल्स। अब फोर्थ नंबर पे आते हैं, फोर्थ नंबर में क्या है, देखिए नेक्स्ट है एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होता है, आप जो डेटर्स बनाते हैं, मतलब उधार में जो बेचते हैं माल, तो वो आपको कितने दिन में पेमेंट कर देता है, ठीक है, उसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज कलेक्शन पीरियड आप कितना दिन में कलेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए अगर दिन में बोलेगा तो दिन में 365 लेंगे, 365 डेज। अगर मंथ में बोलेगा तो 12 मंथ होता है एक साल में, 12 मंथ लेंगे। अगर ये वीक में बोलेगा तो 52 वीक्स होता है एक साल में, ठीक है। ये लिख देंगे। और यहाँ पे एवरेज डेटर्स टर्नओवर रेशियो जो निकला है ना, वो यहाँ पे दे देंगे हम, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला। अब फिफ्थ में देखिए, फिफ्थ में आता है इसका फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो बराबर क्या होता है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या आप इसको लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और डिवाइड कर देंगे इसको नेट फिक्स्ड एसेट्स से, नेट फिक्स्ड एसेट्स से। अब आप बोलेंगे नेट फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है, तो नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स में एक्सक्लूड कर देते हैं हम किनको, फिक्टिशियस एसेट्स को, मैंने पहले भी लिखवाया हुआ था, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब 6 नंबर पे आता है करेंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, करेंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है। इसका क्या फॉर्मूला होगा, सेम ऐसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS, या इसको आप ये भी लिख सकते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और डिवाइड कर देंगे इसको करेंट एसेट्स से, करेंट एसेट्स से, ठीक है। अब 7th नंबर पे आता है, और ये आखिरी है, क्या आता है, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो बराबर क्या होता है, नेट क्रेडिट परचेज, अगर हम जितना परचेज करते हैं और उसको पेमेंट नहीं करते हैं तो वो आता है नेट क्रेडिट परचेज, और इसको डिवाइड कर देंगे हम एवरेज ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स, ठीक है। अब ट्रेड पेबल्स में क्या सब आता है, ट्रेड पेबल्स में आपका आता है ऐसे, हम जैसे डेटर्स का निकाले थे सेम वैसे ही निकालेंगे, ओपनिंग ले लेंगे, उसमें कर देंगे क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, ठीक है, क्रेडिटर्स प्लस बिल पेबल ओपनिंग वाला, और फिर ऐड कर देंगे इसमें क्लोजिंग का, क्लोजिंग इनटू क्रेडिटर्स, मतलब क्लोजिंग क्रेडिटर्स और प्लस बिल्स पेबल, क्लोजिंग बिल्स पेबल, और डिवाइड कर देंगे इसको किससे, 2 से, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो को ऐसे लिख सकता है ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, तो आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, और डेटर्स टर्नओवर रेशियो को लिख सकता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। देखिए इस तरह से आपका पूरा फार्मूला जितने भी रेशियो का था मैंने कोशिश करा है कि लॉजिक के साथ आपको बता दूं।
और इस पे मैं कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दूंगा। तो आप लोग यूं ही बने रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। मैं आगे और भी चैप्टर्स जो हैं उनका ऐसे ही रिवीजन वीडियो बना के डाल दूंगा यूट्यूब पे, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।